इमेजिन करें एक ऐसा शहर जहां डर का एक नाम है, जहां एक शख्स की परछाई मुंबई के गगनचुंबी इमारतों से भी बड़ी है। डोंगरी की तंग गलियों में जन्मा एक लड़का, एक पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा, जिसने न केवल अपने समय के सबसे ताकतवर डॉन्स को चुनौती दी, बल्कि गैंग वॉर की आग भड़काकर पूरे देश को हिला दिया। यह सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, बल्कि दाऊद इब्राहिम कास्कर की वह गाथा है, जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को अपना साम्राज्य बनाया और दुनिया का सबसे खतरनाक भगोड़ा बन गया। आखिर कैसे एक किशोर, जिसके पास सिर्फ बड़े सपने थे, अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया? चलिए उसकी इस काली दुनिया में कदम रखते हैं। 1950 के दशक की मुंबई एक ऐसा शहर था जो दिन में सपनों का पीछा करता था और रात में अपराध की गोद में सोता था। इस शहर के डोंगरी इलाके में, जहां तंग गलियां और घनी आबादी जीवन को जटिल बनाती थी, एक साधारण पुलिस हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर अपने परिवार के साथ रहता था। इब्राहिम की जिंदगी सीधी सादी थी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा उनके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की थी। एक दिन वह अपनी पत्नी अमीना बी के साथ निराले शाह बाबा नाम के एक सूफी संत से मिलने गए। बाबा ने उनकी हथेली देखी और एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने कास्कर परिवार की तकदीर बदल दी। बाबा ने कहा, तुम्हारे 6 बेटे होंगे और तुम्हारा दूसरा बेटा एक दिन अपार शोहरत और दौलत का मालिक बनेगा। उसका नाम दुनिया में गूंजेगा। 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव में उस भविष्यवाणी ने जन्म लिया। इब्राहिम कास्कर और अमीना बी के घर उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया दाऊद इब्राहिम कास्कर। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह बच्चा एक दिन मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनेगा, जिसके नाम से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया कांपेगी। जन्म के बाद कास्कर परिवार मुंबई के डोंगरी में बस गया। डोंगरी उस समय अपराध का गढ़ था। वहां हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्धा राजन मुदलियार जैसे माफिया सरगनाओं का दबदबा था। इब्राहिम कास्कर एक पुलिस हेड कांस्टेबल होने के नाते इन माफियाओं से परिचित थे। खासकर करीम लाला से उनकी गहरी दोस्ती थी। जब दाऊद के जन्म की खबर करीम लाला को मिली तो उन्होंने खुशी में एक भव्य दावत का आयोजन किया। लेकिन किसे पता था कि जिस बच्चे के जन्म का जश्न वह मना रहे थे, वही एक दिन उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। इब्राहिम कास्कर का परिवार बड़ा था। दाऊद के जन्म के बाद उनके 10 और बच्चे हुए। इतने बड़े परिवार का खर्च उठाना उनके लिए आसान नहीं था। फिर भी निराले शाह बाबा की भविष्यवाणी पर यकीन रखते हुए इब्राहिम ने दाऊद को बेहतर शिक्षा देने की ठानी। जहां उनके बाकी बच्चों को म्युनिसिपल स्कूलों और उर्दू मीडियम स्कूलों में भेजा गया, वहीं दाऊद का दाखिला मुंबई के एक प्रतिष्ठित इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया गया। इब्राहिम का सपना था कि उनका दूसरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बने, शायद एक अफसर, एक बिजनेसमैन या कोई ऐसा शख्स जिसका नाम रोशन हो। लेकिन तकदीर ने कुछ और लिखा था। 1966 में जब दाऊद 11 साल का था, उसके पिता को एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस को सुलझाने में नाकाम रहने के कारण पुलिस सेवा से निलंबित कर दिया गया। इस निलंबन ने कास्कर परिवार को आर्थिक संकट में धकेल दिया। कई बार घर में खाने के लाले पड़ गए। दाऊद की पढ़ाई छूट गई। स्कूल की किताबें अब गलियों की धूल में दफन हो गई। डोंगरी की सड़कों ने उसे अपनाया और वहां उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लड़कों से हुई जो चोरी, ठगी और छोटे मोटे अपराधों में लिप्त थे। 14 साल की उम्र में दाऊद ने पहली बार चोरी की। उसने एक राहगीर का बटुआ चुराया। जब इसकी शिकायत उसके पिता तक पहुंची तो इब्राहिम ने उसे पुलिस की बेल्ट से पीटा, उम्मीद में कि वह सुधर जाएगा। लेकिन दाऊद का मन अब अपराध की चकाचौंध में डूब चुका था। जल्दी पैसा और शोहरत कमाने का लालच उसे और गहरे अंधेरे में ले गया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोहत्ता मार्केट में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां नकली विदेशी घड़ियां बेचकर लोगों को ठगता था। यह दुकान उसकी पहली प्रयोगशाला थी, जहां उसने धोखे और अपराध का ककहरा सीखा। दाऊद की छोटी मोटी ठगबाजी ने उसे डोंगरी में एक गुंडे के रूप में पहचान दिलाई। उसका नाम स्थानीय गैंगस्टरों तक पहुंचा और जल्द ही वह बाशु दादा नाम के एक स्थानीय डॉन के गिरोह में शामिल हो गया। बाशु दादा का गैंग छोटे मोटे अपराधों में माहिर था, लेकिन दाऊद के सपने बड़े थे। वह सिर्फ एक गुर्गा बनकर नहीं रहना चाहता था। उसकी नजर सत्ता पर थी और वह अपने बॉस को भी चुनौती देने से नहीं हिचकता था। एक दिन किसी छोटी सी बात पर बाशु दादा ने दाऊद के पिता इब्राहिम और बड़े भाई शब्बीर की खुलेआम बेइज्जती की। यह अपमान दाऊद के लिए असहनीय था। उसने न केवल बाशु को जान से मारने की कोशिश की, बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाशु के पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। इस घटना ने दाऊद को अंडरवर्ल्ड में एक नई पहचान दी। वह अब सिर्फ एक गुंडा नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ खतरा था। 1970 के दशक की शुरुआत में दाऊद ने हाजी मस्तान के लिए काम करना शुरू किया। हाजी मस्तान उस समय
मुंबई के सबसे बड़े माफिया सरगना थे। उनकी स्मगलिंग और रियल एस्टेट में गहरी पकड़ थी और बॉलीवुड में भी उनका रुतबा था। लेकिन दाऊद को मस्तान की अहिंसक शैली पसंद नहीं थी। वह मस्तान की लोकप्रियता से जलता था और वैसा ही दबदबा चाहता था। मस्तान की गैर हिंसक छवि को वह कमजोरी मानता था। उसने ठान लिया कि अगर उसे अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनना है तो उसे सबसे बड़े खिलाड़ी को पछाड़ना होगा। 19 साल की उम्र में दाऊद ने हाजी मस्तान को ललकारने का फैसला किया। उसे पता चला कि मस्तान की एक अटैची मरीन लाइंस से मालाबार हिल्स जा रही है। दाऊद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस अटैची को लूटने की योजना बनाई। यह एक साहसी कदम था क्योंकि मस्तान उस समय अंडरवर्ल्ड का निर्विवाद सम्राट था। दाऊद ने रास्ते में गाड़ी रोककर अटैची लूट ली, लेकिन उससे एक बड़ी गलती हो गई। वह पैसा मस्तान का नहीं बल्कि मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक का था। इस डकैती ने दाऊद को सीधे पुलिस के निशाने पर ला खड़ा किया। जांच में शामिल पुलिस अधिकारियों में दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर भी थे। जब उन्हें पता चला कि इस रॉबरी का मास्टरमाइंड उनका अपना बेटा है तो उन्होंने दाऊद को पुलिस की बेल्ट से पीटकर थाने ले गए। इब्राहिम ने बड़े अधिकारियों के सामने अपने बेटे के काले कारनामों के लिए माफी मांगी। चूंकि पिता ने खुद उसका सरेंडर करवाया था, इसलिए दाऊद को कुछ ही दिनों में रिहा कर दिया गया। लेकिन इस अपमान ने दाऊद को और बगावती बना दिया। वह अब और बेखौफ हो गया। 1970 के दशक के अंत तक दाऊद और उसके बड़े भाई शब्बीर ने खालिद पहलवान नाम के एक पुराने गुर्गे के साथ मिलकर अपना खुद का गैंग बनाया। यह गैंग बाद में डी कंपनी के नाम से मशहूर हुआ। उसी समय हाजी मस्तान ने अंडरवर्ल्ड छोड़कर राजनीति में कदम रखा। इससे दाऊद को स्मगलिंग, उगाही, गोल्ड ट्रेड और रियल एस्टेट जैसे धंधों पर अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिला। उसने इलेक्ट्रॉनिक सामान, ड्रग्स और कीमती धातुओं की तस्करी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। दाऊद की बढ़ती ताकत से करीम लाला की पठान गैंग परेशान थी। पहले इन धंधों पर पठान गैंग का कब्जा था, लेकिन अब उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इससे दाऊद और करीम लाला के बीच गैंग वॉर की शुरुआत हो गई। मुंबई की सड़कों पर गोलियां चलने लगीं। दोनों गैंग्स के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि हाजी मस्तान को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। कुछ समय के लिए शांति रही, लेकिन जल्द ही दोनों फिर से भिड़ गए। 1981 में करीम लाला ने दाऊद को सबक सिखाने की ठानी। उसने उभरते हुए गैंगस्टर मन्या सुरवे से हाथ मिलाया और उसे दाऊद के बड़े भाई शब्बीर कास्कर को मारने का जिम्मा सौंपा। 12 फरवरी 1981 को मन्या सुरवे और उसके गुर्गों ने शब्बीर को गोलियों से भून दिया। इस हत्या ने दाऊद को झकझोर कर रख दिया। यह अब सिर्फ गैंग वॉर नहीं बल्कि निजी बदले की जंग बन गई थी। दाऊद ने बदला लेने के लिए पुलिस के साथ गुप्त सौदा किया। उसने मन्या सुरवे और पठान गैंग के ठिकानों की सटीक जानकारी पुलिस को देनी शुरू की। उसकी मुखबरी के चलते पुलिस ने मन्या के कई गुर्गों को या तो गिरफ्तार किया या एनकाउंटर में मार गिराया। 1982 में मन्या सुरवे खुद एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन दाऊद का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। वह करीम लाला के भाई की जान लेकर अपने भाई की हत्या का बदला पूरा करना चाहता था। 4 अक्टूबर 1984 को करीम लाला के भतीजे समद खान ने दाऊद के छोटे भाई नूरा को पीट दिया। यह दाऊद के लिए आग में घी डालने जैसा था। उसी दिन समद खान जब अपनी प्रेमिका शिल्पा के फ्लैट से लौट रहा था, दाऊद, अली अंटुले, छोटा राजन और अब्दुल हमीद ने उस पर 19 गोलियां दाग दी। 1986 में दाऊद ने करीम लाला के भाई अब्दुल रहीम खान को भी बेरहमी से मरवा दिया। इस तरह दाऊद ने अपने सारे प्रतिद्वंद्वियों को एक एक करके खत्म कर दिया और मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। दुबई में दाऊद ने डी कंपनी को और मजबूत किया। छोटा राजन, छोटा शकील, गुरु सताम और शरद शेट्टी जैसे गुर्गे उसके लिए काम करते थे। दाऊद की पोजीशन डी कंपनी में नंबर 1 थी, जबकि छोटा राजन नंबर 2 पर था। लेकिन छोटा शकील को यह मंजूर नहीं था। वह दाऊद का सबसे करीबी बनना चाहता था और छोटा राजन के खिलाफ साजिशें रचने लगा। 1952 में दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर की हत्या अरुण गावली गैंग ने कर दी। दाऊद ने इस हत्या का बदला लेने के लिए छोटा राजन को हत्यारों शैलेश हल्दांकर और विपिन शौर्य को मारने का जिम्मा सौंपा, लेकिन छोटा राजन को हॉस्पिटल में कड़ी सुरक्षा के बीच मौका नहीं मिला। अधीर दाऊद ने यह काम छोटा शकील को दे दिया। 12 नवंबर 1992 को छोटा शकील के शूटरों ने हॉस्पिटल में 500 राउंड की फायरिंग कर शैलेश हल्दांकर को मार डाला। हालांकि विपिन शौर्य बच गया। इस गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए। इस घटना ने दाऊद और छोटा राजन के बीच दरार डाल दी। उसी साल 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढा दी गई। इस घटना ने देश भर में दंगे भड़का दिए। दाऊद, टाइगर मेमन और मोहम्मद दोसा ने इसका बदला लेने की ठानी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इस मौके का फायदा उठाया
और दाऊद उसके भाई अनीस इब्राहिम और टाइगर मेमन को अपने प्लान में शामिल कर लिया। दाऊद ने छोटा राजन को इस साजिश से दूर रखा। जनवरी 1913 में आईएसआई ने गुजरात के रास्ते RDX राइफल्स और ग्रेनेड्स भेजे, जिन्हें दाऊद का भरोसेमंद गुर्गा अबू सलीम मुंबई पहुंचा रहा था। 12 मार्च 1913 को महज 2 घंटे 10 मिनट में मुंबई 12 जोरदार धमाकों से दहल उठी। इन धमाकों में 267 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हुए। यह भारत का सबसे खौफनाक आतंकी हमला था, जिसका मास्टरमाइंड दाऊद था। हमले के बाद वह दुबई से पाकिस्तान भाग गया, जहां उसे आईएसआई की पूरी सुरक्षा मिली। आज 70 साल की उम्र में दाऊद का आतंक कम नहीं हुआ। उसकी डी कंपनी दुनिया भर के क्रिकेट सट्टेबाजी में अरबों कमाती है। 2013 के IPL स्पॉट फिक्सिंग कांड में भी उसका नाम आया। फोर्ब्स के मुताबिक 2015 में उसकी संपत्ति $6.7 बिलियन थी। भारत में उसकी 40% कमाई आज भी आती है। उसके पास 14 देशों के पासपोर्ट है और वह बार बार हुलिया बदलकर बच निकलता है। भारत और इंटरपोल उसे पकड़ने की कोशिश में है, लेकिन पाकिस्तान की सुरक्षा में वह आज भी अजेय है। 2005 में उसकी बेटी की शादी में उसे पकड़ने का प्लान नाकाम हो गया। उसकी डी कंपनी अब बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों को भी फंड करती है। क्या यह छाया का बादशाह कभी पकड़ा जाएगा या उसका आतंक यूं ही कायम रहेगा?